बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बारे में ये कहा गया कि पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे कम उम्र वज़ीर ख़ारजा बन गए हैं, उन्होंने हलफ उठा लिया। लेकिन इसके फ़ौरन बाद उन पर जो इम्तिहान शुरू हो चुका है वो बहुत बड़ा है और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया कि जी बिलावल भुट्टो के लिए बहुत से मसाइल हैं, अमेरिका, चीन, अफ़गानिस्तान, दीगर मालिक से किस तरह से ताल्लुकात हम बेहतर करेंगे, क्योंकि अभी इस हुकूमत पर इम्पोर्टेड हुकूमत का चार्ज लगा हुआ है और वो भी उसको उतारना है और अमेरिका और चीन के दरमियान बैलेंस क्रिएट करना है। अब बतौर वज़ीर ख़ारजा पहली मुलाकात या पहली हंगामी मीटिंग उनकी किनसे होती है? चीन से होती है, चीन के सफ़ीर से होती है और फ़ौरन वो भागते हैं और इस्लामाबाद में जाकर मिलते हैं चीन के सफ़ीर से। ये पहली उनकी ऑफिशियल मीटिंग है। लेकिन जाहिर है कि कोई खुशगवार माहौल में नहीं हो सकी, खुशगवार कोई वाक़या नहीं ऐसा हुआ। ये चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान बन चुका है इस हुकूमत के आने के फ़ौरन बाद। तो जो सोचा जा रहा था कि पता नहीं ये फूलों की सेज होगी, बड़े मज़े करेंगे और जनाब हमने तो वजारत ख़जाना दे दी है नून लीग को, वहीं पर मसाइल होंगे IMF के साथ, महंगाई का, दीगर जो भी इशूज़ हैं। पहले देख लिया हमने, एनर्जी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और पीपल्स पार्टी इस वजह से बड़ी बदनाम हुई थी अपने दौर में 2008 से 13 में, यानी माशी सतह पर। और ख़ुद नून लीग ने जो इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था 2013 में, वो सब यही था, लोड शेडिंग, तो उस तरफ वो गए नहीं। तो वजारत ख़ारजा उन्होंने ले ली कि गैर मुल्कों से वहाँ से ताल्लुकात बड़े अच्छे हो जाएंगे और मुस्तकबिल में हमारे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा कि बाहर के मुल्कों की हमें सपोर्ट हासिल होगी तो फिर हमारे लिए हुकूमत में आना अच्छा होगा। तो ये एक यानी कदम है, क्योंकि अल्टीमेटली बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म बनवाना है और डील का ये सारा हिस्सा है जो कुछ भी ये सारा सेटअप बना है। और कहा जाता है चलें 2023 नहीं 2028 में तो लाजमी तौर पर बिलावल की बारी आनी है और इसीलिए चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी को रिन्यू करना, ये सब कुछ। लेकिन देखें हुआ क्या, चीन के हवाले से आप देखिए चीन के कितने सख्त अल्फाज सामने आए, शायद माजी में इस तरह से नहीं आए कि किसी भी सूरत में ये जो मुजरिमान हैं जिन्होंने खुद को हमला किया है चीन के बाशिंदों पर कराची में, इनको नहीं छोड़ना, इनको कैफिर किरदार तक पहुंचाना है और हर सूरत हमें रिजल्ट चाहिए। ये बड़े वाज़े अल्फाज हैं कि इनको नहीं छोड़ा जाएगा और इनके खिलाफ हर तरह से एक्शन लिया जाए। ये चीन ने बाकायदा यानी पाकिस्तान को आगाह कर दिया है। अब आप देखिए चीन इस पर कितना सीरियस कहें कि कितना गुस्सा उसको कह लें, किस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि ये तो कहा है चीन की तरफ से कि जी पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को हम इस तरह तबाह नहीं होने देंगे, ये साजिश है, ये सब कुछ। दूसरी तरफ जो हौलनाक इंकशाफात हो रहे हैं इस खुदकुश हमले के हवाले से, वो भी बहुत ज़्यादा अहम है कि किस तरह से बाकायदा ये पूरी रेकी की गई, क्या कुछ किया गया। वो खुदकुश हमलावर खातून के हवाले से, उसके खामद के हवाले से, उसके ख़ानदान के हवाले से जो चीज़ें पता चल रही हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। मगर उससे पहले सिर्फ इतना बता दूँ कि चीन की वजारत ख़ारजा की तरफ से इसका बयान आया है, फिर उनके जो असिस्टेंट हैं वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने बराह रास्त बात की चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर से और कहा कि किसी सूरत ऐसी कार्रवाइयाँ बर्दाश्त नहीं है और जितने भी ये दहशतगर्द हैं उनका पूरा नेटवर्क ख़त्म करना होगा, पीछे तक जाना होगा। अब ये आते ही बिलावल भुट्टो के लिए और मौजूदा हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्या ये सब ये कर सकेंगे? क्योंकि वो जमातें जो हमदर्दी रखती हैं एक तरह से दहशतगर्दों से, जो बलूचिस्तान में दहशतगर्द मौजूद हैं जो कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी साथ हैं। अब एक तरफ इनको बैलेंस रखना होगा, कार्रवाई का चीन कह रहा है, ये अगर उनके खिलाफ बड़ा कोई ऑपरेशन करते हैं तो हुकूमत पर प्रेशर आएगा अख्तर मेंगल साहब की तरफ से कि ये क्या हो रहा है, हम तो इस एग्रीमेंट के तहत नहीं आए थे, आपने जिनको लापता किया हुआ है और जाहिर है कि इदारे कहते हैं वो दहशतगर्द हैं, तो वो मामला भी है। तो अब किस तरह से बैलेंस क्रिएट किया जाएगा और फिर अमेरिका और चीन में किस तरह से बैलेंस क्रिएट करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, ये उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। क्योंकि हमें नज़र आता है कि ये CPEC के खिलाफ भी साजिश है और बाहर के कई ममालिक हैं जो CPEC को पसंद नहीं करते, अमेरिका CPEC के खिलाफ है। तो अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है बिलावल भुट्टो के लिए और ख़ुद पीपल्स पार्टी इस चीज़ का एतराफ़ कर रही है। वो कहते तो हैं कि हम इससे निपट लेंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। चीन के खदशात अभी तक दूर नहीं किए गए, अगरचे उनको राना सलाउल्लाह ने जाकर तसल्ली दी है, उनको बताया है कि जी ये जो खातून खुदकुश हमलावर थी शारी बलोच, इसके खामद को गिरफ़्तार कर लिया गया है और इसके बाद अब नामालूम मकाम पर उसको मुंतकिल किया गया है। ये भी बताया गया कि वो इस वाक़े से, इस दहशतगर्दी के वाक़े से, खुदकुश हमले से एक दिन पहले ही गायब हो गया था और वो वहीं कराची में काफ़ी अरसे से होटल में रह रहा था। फिर ये जो खातून है शारी बलोच, ये अपने देवर के यहाँ भी रहती थी। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। फिर ये यहाँ पर पहुँची किस तरह, रिक्शे के ज़रिए पहुँची, फिर एक और ख़ातून से इसने बात की वहाँ पर
और उसने सफ़ेद चादर ली हुई थी। दूसरी खातून ने, अब उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो लिफ्ट लेकर यहाँ पर पहुँची थी, उसने शायद 500 रुपया भी मांगा किसी से और शायद इससे भी पैसे मांगने के लिए वो आ गई, लेकिन अभी तफ्तीश में उसको भी शामिल किया जा रहा है। फिर ये बात भी सामने आ रही है कि शायद वो 1-2 रोज़ पहले, यानी शारी बलोच जो खुदकुश हमलावर थी, वो 1-2 रोज़ पहले भी यहाँ पर आई थी। अब रेकी के लिए आई या वो पहले भी हमला करना चाहती थी और उस वक्त वो मौका उसको नहीं मिल सका। फिर इसके ख़ानदान के कई लोगों का ताल्लुक़ गैर यानी जो बैंड तंजीमें हैं, अच्छा गैर मुल्की जो अनासर है वो उसका भी मैं आपको बताऊंगा। BSO से भी बताया जा रहा है कि इसके ख़ानदान के कुछ लोगों का ताल्लुक़ था और लगता ही है अब तक की तफ्तीश में कि वही लोग हैं जिन्होंने इसको ब्रेन वॉश कह लें या इसको आगे लेकर आए और इस तरह से दहशतगर्द तंजीम के साथ इसका ताल्लुक़ जोड़ा। वैसे ये बड़ी पढ़ी लिखी खातून थी, तकरीबन 30 साल इसकी उम्र बताई जाती है और ये टीचिंग भी करती थी। तो फिर ये क्या हुआ, तो यही देखा जा रहा है कि अब वो ख़ानदान के लोग जिनका ताल्लुक BSO से है वही इसको इस दहशतगर्दी की तरफ लेकर आए। अब उनके गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है, लेकिन अब चीन को मुतमईन करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि पूरा नेटवर्क ख़त्म करना होगा। और अभी से आवाज़ें उठ रही हैं कि जी ध्यान से कोई इस तरह गिरफ्तार नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और ऊपर से आप देखिए कि इंटरनली अदम इस्तेहकाम में पोलिटिकली नज़र आ रहा है, वो एक अलग मसला है। और जब तक एक पूरी तरह से सारी क़यादत एक तरफ नहीं होगी, जब क़यादत की सोच होगी कि रोज़ाना आप देख लीजिए जितने भी इस वक्त ओहदेदार हैं, आपको मरीम नवाज़ साहिबा का मिल जाएगा, शहबाज शरीफ के, इनकी काबीना के बयानात, ज़्यादा बयानात आपको इस तरफ नज़र आएंगे कि जनाब इमरान खान को सबक सिखाना है, इसको नहीं छोड़ना, अगर इस्लामाबाद आए तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरफ ज़्यादा तवज्जो है। ना कि ये कि जी अब ये दहशतगर्दी का जो मामला है इससे किस तरह से निपटना है, ना इसका कोई होमवर्क, ना इसके वाले से बात की। अगर कहीं बात मिलती थी महंगाई मुकाओ मार्च की बात करती थी सारी जमातें ये जो अब हुकूमत में आई हैं, तो उस तरफ भी आपको नज़र आ रहा है कि कोई महंगाई ख़त्म नहीं हो रही बल्कि वो तो बढ़ने जा रही है। तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। ये समझ रहे थे कि फूलों की सेज होगी, पता नहीं हम आपके क्या कर देंगे, वो उल्टा सारा काम हो रहा है। हालात इनसे संभल नहीं रहे, मुश्किलात का इनको सामना है। फिर जो शारी बलोच है इसका जो आखिरी मैसेज या ट्वीट या सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है वो नज़र आ रही है किसी मगरबी मुल्क से, बाहर से। तो ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है, एक नई चीज़ सामने आई है कि इसका मतलब है कि बाहर से भी शायद इनको कहीं से मदद मिल रही थी। और ये भी कहा जा रहा है जो धमाका खेज मवाद था जिसमें फास्फोरस था वो इसको शायद यूनिवर्सिटी के अंदर आकर वहाँ पर इसको दिया गया है। तो ये सारा अब वाक़या ये जिस तरह से नज़र आ रहा है, इसकी प्लानिंग नज़र आ रही है। फिर ये चीज़ भी सामने आई कि 31 मार्च को गालिबन, यानी इस वाक़े से चंद दिन पहले ये भी कहा गया था कि जी जो चाइनीज़ हैं, यानी यूनिवर्सिटी की तरफ से, यूनिवर्सिटी का वो डिपार्टमेंट जिसका काम है कि इस तरह के मामला पर नज़र रखे, यानी जो भी ख़तरात हो, उन्होंने चाइनीज़ की सिक्योरिटी के हवाले से आगाह भी किया था। इसका मतलब है कि कोई ना कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस तरह की उनके पास आई थी, उसके बावजूद ये वाक़या हो गया। तो अब ये लम्हा फ़िक्रिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में है, 14 साल से है, तो वो क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए बिलावल बड़ी मुश्किल में है कि वो क्या कारकर्दगी दिखाएं अमन अमान के हवाले से, दीगर हवालों से। अब तो वो ये भी नहीं कह सकते कि जनाब विफाकी हुकूमत में ताउन नहीं, अब तो उन्हीं की हुकूमत है, विफाक में भी और सिंध में भी अब ये इत्तेहादी हुकूमत है और बड़े अच्छे तरीके से साथ चल रहे हैं, सारी वजारतें भी जिस तरह चाहते थे वो मिल रही हैं। तो उसके बावजूद इस तरह के वाक़यात, ये बहुत बड़ा सवाल है और अब कोई बहाना नहीं चल सकता। वहाँ पर कमी नज़र आई, वफाकी हुकूमत की सतह पर कमी नज़र आई, क्यों इस तरह से किया गया है। वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह के पास है, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन अब ये प्रेशर सब पर आएगा और चीन इस मामले पर छोड़ेगा नहीं, पीछे नहीं हटेगा। अब इस सारे मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा और उस वक्त तक ना तो बिलावल ही कह सकेंगे जी मैं बड़ा कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, ना ही हुकूमत, ना ही राना सनाउल्लाह, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी है, जितने भी, चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो, चाहे ANP है, चाहे बाप पार्टी है, चाहे MQM है, जितनी भी जमातें इस वक्त साथ हैं उन सबको इसका जवाब देना होगा। और फिर चीन के पास भी रिपोर्ट्स होंगी कि हुकूमत ये बनी किस तरह से है, क्या हुआ है। बहुत से लोग, मैं देख रहा था कि जब चीन की तरफ से इस वाक़ई की मजम्मत की गई और कहा गया कि जी ये इस तरह से नहीं जाना चाहिए, ये पूरा वाक़या, इसमें इन्वेस्टिगेशन और जल्द अज जल्द दहशतगर्दों को पकड़ना, उनको सज़ा देना, ये अब चीन ने टारगेट दिया हुआ है। तो लोग, पाकिस्तान के लोग ये जवाब दे रहे थे कि जी हम शर्मिंदा हैं, ये जो हुकूमत आई है इसकी तो तवज्जो ही नहीं है, ये ताल्लुकात ख़राब कर देगी। तो इस वजह से भी ये बहुत बड़ा इम्तिहान बन गया है मौजूदा हुकूमत का कि कम अज़ कम एक हमारा जो बड़ा दोस्त रह गया है चीन, उसके साथ तो ताल्लुकात ख़राब ना हो। तो उनको किस तरह से सेफगार्ड किया जाएगा और फिर अमेरिका को भी तो खुश रखना है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।